गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं अशोक श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं जिनकी व्याख्या आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ, आपसे अलग रहते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन आज मैंने निश्चय किया था कि आप लोगों से मुलाकात करूंगा, इसलिए आपके सामने हूं। और आज का विषय भी बहुत ज्वलंत विषय है। इतना ज्वलंत कि केवल किसी समाज के लिए नहीं, किसी देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत आवश्यक है उस पर विचार करना, उस पर मंथन करना, उसके बारे में सोचना, उसे परिणाम में बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि उस पर हम बहुत गंभीर चिंतन करें। आज हम गंभीर चिंतन करेंगे और विषय है कन्या भ्रूण से लेकर नारी क्रांति तक। हम इसे कम से कम 3 हिस्सों में व्याख्या करेंगे। अगर सब कुछ पूरा नहीं हुआ तो 3 दिन से भी ज़्यादा डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 3 दिन का समय तो मैंने निश्चित किया है कि कम से कम 3 दिन में कंटिन्यूअस इसी विषय पर बात करूंगा। आज हम कन्या भ्रूण से शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम मैं इस बात पे चर्चा करना चाहता हूं कि किसी भी मेल और फीमेल जो लिंग है, जो बच्चा है, वो बच्ची है या बच्चा है, उसका निर्माण कैसे होता है। मनुष्य के पास दोनों कैपेसिटी, दोनों क्षमताएं हैं। वो स्त्री को 23 अणु भी दे सकता है और 24 अणु भी दे सकता है। लेकिन किसी भी माँ के पास, किसी भी स्त्री के पास केवल एक ही क्षमता है कि वो 24 अणु ही दे सकती है किसी भी बच्चे के निर्माण में। तो माँ तो सदैव 24 अणुओं के साथ किसी भी पुरुष के शुक्राणु का इंतजार करती है, उसके स्वागत के लिए तैयार रहती है। उसकी थाली में तो 24 अणु ही हैं। लेकिन पुरुष अपने वीर्य में 33 अणु भी दे सकता है और 24 अणु भी दे सकता है। जब पुरुष 24 अणु देता है तो नारी के 24 अणुओं से मिलके एक सुंदर सी बच्ची का निर्माण होता है। और जब पुरुष 23 अणु देता है तो स्त्री के गर्भ में एक सुंदर से मेल बच्चे का निर्माण होता है। अर्थात किसी भी बच्ची का निर्माण या किसी बच्चे का निर्माण वो पुरुष आधारित है, स्त्री आधारित नहीं है। लेकिन आज तक अगर इसका आधार बताया गया, आधार समझाया गया, अगर किसी को कहा गया कि लड़की या लड़का है, उसका कोई भी क्रेडिट डिस्क्रेडिट अगर कुछ भी देना है तो वो स्त्री को ही दिया जाता रहा है, जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल पक्षपातपूर्ण है, जो बिल्कुल आधारहीन है। अर्थात किसी भी माँ के गर्भ में अगर बच्ची पल रही है या बच्ची का निर्माण हो रहा है, उसके लिए भी पुरुष ही उत्तरदायित्व, पुरुष का ही। और अगर किसी मेल बच्चे का निर्माण हुआ है और वो पल रहा है तो उसका दायित्व भी पुरुष को ही लेना पड़ेगा। मैं ये बात यहाँ से इसलिए शुरू करना चाहता हूँ
और विषय की बात हम गंभीरता से चिंतन करेंगे, लेकिन मैं किसी भी बच्ची और बच्चे के निर्माण में पुरुष की ही भूमिका है, स्त्री की कोई भूमिका ही नहीं है, ये मैं बता देना चाहता हूँ। इसलिए अगर कोई भी क्रेडिट है या डिस्क्रेडिट है, जो भी कुछ आप कहें, समाज का अपना एक दृष्टिकोण हो सकता है, समाज की एक सोच हो सकती है, किसी भी संप्रदाय और किसी भी जाति की एक संप्रदाय और किसी भी देश का एक सोच हो सकती है। वो सोच में क्रेडिट और डिस्क्रेडिट की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि इसका पूरा दायित्व पुरुष के जिम्मे है, वो स्त्री के जिम्मे नहीं। अब हम दूसरी बात करते हैं। जब कोई भी माली अपने किसी क्यारी में, कोई लॉन में दूब घास लगाता है, बरसात से पहले तो वो काफी डिस्टेंस पे थोड़ी थोड़ी दूब घास डाल देता है, कम से कम 6-6 इंच में। बरसात होती है तो वो हरी हो जाती है, वो फलनी फूलनी शुरू हो जाती है, और बरसात के बाद पूरा लॉन घास से भर जाता है। यहाँ तक जो बाउंड्री है घास की, उस पे भी जो घास की बाउंड्री है, जो किसी ईंटों से, किसी मिट्टी से अगर बनाई गई है, तो घास उस पे चढ़ के भी बाहर निकलना चाहती है। अर्थात दूब घास ये बताना चाहती है, ये सिद्ध करना चाहती है कि मैं फैलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझे स्पेस मिला उसमें मैं ही मैं हूँ। ऐसे ही बहुत सारे वृक्ष, जो फलदार वृक्ष हैं, कोई भी वृक्ष हजारों की तादाद में अपने फल देता है। हजारों की तादाद में इसलिए फल देता है कि इस दुनिया में जो हजारों फल मैं दे रहा हूं, ये जमीन से के संपर्क में आके मेरे जैसे हजारों वृक्ष बन जाएं, उन पे फिर हजारों हजारों फल आए, और हजारों हजारों फल के बाद एक दिन इस दुनिया में केवल और केवल मैं ही मैं दिखाई दूं। सारी दुनिया मेरे जैसे वृक्षों से भर जाए। वनस्पति से लेके वृक्षों तक सब ये चाहते हैं कि मेरा अस्तित्व विस्तृत हो जाए इस विश्व में। इसीलिए शायद प्रकृति ने, जब कोई बच्ची पैदा होती है तो उसके गर्भाशय में हजारों की संख्या में अंडाशय होते हैं, छोटे छोटे अंडे होते हैं, जो प्रजनन में उसकी सहायता करते हैं। अर्थात कोई भी बच्ची प्रजनन करने की पूरी संभावनाओं के साथ पैदा होती है। वो हजारों बच्चों को पैदा करने की कैपेसिटी में होती है। प्रकृति ने उसे वो सब दे के भेजा। और मनुष्य भी जब स्खलन करता है तो उसके वीर्य में भी लाखों शुक्राणु होते हैं। अर्थात पुरुष भी ये चाहता है कि मेरे जैसे ही लाखों लोग पैदा हों। अर्थात वनस्पति से लेके और मनुष्य तक सब ये चाहते हैं कि विश्व में मेरे जैसे लोग, पूरा विश्व मेरे जैसे लोगों से भर जाए, मेरी जैसी वनस्पति से भर जाए, मेरे जैसे फलों से भर जाए। अर्थात विस्तारवादी दृष्टिकोण है प्रकृति का। प्रकृति ये चाहती है कि हर कोई ये चाहता है कि मेरे जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग। लेकिन जब भारतवर्ष में कोई बच्ची पैदा होती है तो तालियां और थालियां सब महिलाएं बजाती हैं। जब बच्चा पैदा होता है पुरुष तालियां और थालियां कम बजाता है, स्त्रियां ज्यादा बजाती हैं। तो जब किसी घर में बच्ची पैदा होती है, खासकर भारतवर्ष में भी कुछ इलाकों में, तो तालियां और थालियां नहीं बजाई जाती। बाहर का व्यक्ति कोई पूछता है, बाहर का रिश्तेदार कोई पूछता है क्या हुआ है, लड़की हुई है।
लड़का हुआ है तो तालियां और थालियां भी बजती। कौन बजाते हैं? महिलाएं बजाती। लड़की हुई है तो महिलाएं तालियां और थालियां नहीं बजाती, खुशी प्रकट नहीं करती। ये प्रकृति के विरुद्ध नहीं है। अभी मैंने बताया एक छोटी सी घास से लेके और मनुष्य तक, वृक्ष तक, सभी चाहते हैं कि मेरे जैसे लोगों से, मेरे जैसी नस्लों से भर जाए ये संसार। और स्त्री अगर पैदा होती है, एक बच्ची पैदा होती है, तो स्त्री ही खुशी नहीं मनाती। प्रकृति के विरुद्ध है ये तो पैदा होने की बात हुई। पैदा होने से पहले भी उसे एक संकट झेलना पड़ता है। जैसे कोई माँ गर्भ धारण करती है, वो जानना चाहती है कि मेरे गर्भ में पलने वाला बच्चा बच्ची है या बच्चा है, फीमेल है या मेल। और शायद गर्भपात का कारण भी शायद यही रहा है कि बच्ची है या बच्चा है। बच्ची है तो गर्भपात करा देते हैं, और उस गर्भपात के इच्छा में भी माँ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब वो शादी होके आई थी तो सास ने, ददिया सास ने और सभी वृद्ध महिलाओं ने उसे आशीर्वाद दिया था कि पूतो नाओ दूधो फलो। कोई गर्भवती स्त्री अगर किसी के चरण छूती है तो कोई ऋषि हो, कोई मुनि हो, कोई साधु हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई अभिभावक हो, कोई वृद्धा हो, सब यही कहते हैं पुत्रवती भव। तो कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में, उसके हृदय में ये बात बैठा दी गई कि मुझे पुत्री होना चाहिए, पुत्री नहीं होनी चाहिए। और अगर वो संघर्ष करके, ये जानते हुए कि मेरे गर्भ में पुत्री पल रही है, उसे इस संसार में लाने का प्रयास करती है कोई माँ, तो उसका स्वागत नहीं करते लोग, तालियां और थालियां नहीं बजाई जाती। मैं आज ही ये बात कह दूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं है, तो शायद बहुत जल्दी बात पूरी हो जाएगी। ये बात कहने से पहले मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूं। उसके बाद अगर मैं कहूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है तो शायद उचित होगा। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? अब मैं भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा, मैं यूरोप की बात आपको बताना चाहता हूं। चाइना एक ऐसा देश है जो ये कहता था कि स्त्री में तो आत्मा ही नहीं होती, स्त्री तो एक वस्तु है। जैसे मेज कुर्सियां हैं वैसे स्त्री भी है। अगर आपको मेज पसंद नहीं है तो उसकी टांग तोड़ सकते हो, उसे कबाड़े में फेंक सकते हो। स्त्री के प्रति भी चाइना में यह भाव था कि अगर वो पसंद नहीं है, आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो आप उसकी टांग तोड़ सकते हो, हाथ तोड़ सकते हो, उसे मार सकते हो, आप पे कोई मुकदमा नहीं चलेगा। प्लेटो का नाम आपने सुना हो। प्लेटो एक दार्शनिक थे और उनका कहना भी यह है कि आत्मा तो केवल राजा में ही होती है और किसी में आत्मा ही नहीं होती। और जिसमें आत्मा है वो ही आदेश कर सकता है। उसका हर आदेश एक आज्ञा मानी जानी चाहिए, एक आधार माना जाना चाहिए। वही ईश्वरीय आवाज हो सकती है, क्योंकि उसी में आत्मा है, तो वही परमात्मा की बात कर सकता है। जिसमें आत्मा ही नहीं, वो परमात्मा की बात कैसे कर सकता है? और लिखता है कि अगर मैं कल्पना करूं भी कि आत्मा औरों में भी हो सकती है, तो उसके बाद
उन अधिकारियों में हो सकती है जो राजा के साथ काम करते हैं। और मैं उससे भी आगे की कल्पना करूं तो उन नीतिकारों में हो सकती है, उन ब्राह्मणों में हो सकती है, उन उन लोगों में हो सकती है जो नीतियों का निर्माण करते हैं, उनमें आत्मा की संभावना की जा सकती है, कल्पना की जा सकती है। और जब किसी ने पूछा कि इससे आगे भी कुछ कल्पना की जा सकती है, तो उसने कहा हाँ, उससे आगे भी कल्पना की जा सकती है कि स्त्री में भी आत्मा हो सकती है। और उसने कहा कि इससे आगे भी कोई कल्पना की जा सकती है, तो बोला इससे आगे कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात आत्मा की कल्पना अगर की जाती है तो सबसे लास्ट में प्लेटो ने भी कहा है कि स्त्री में आत्मा हो सकती है। ये भाव यूरोप का भी रहा है, भारत की बात नहीं कर रहा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यूरोप का जो असर है वो भारत तक आ पहुंचा। कम से कम भारत ने ऐसा तो नहीं कहा कि स्त्री में आत्मा नहीं होती। हाँ, उसका जो व्यवहार रहा है स्त्री के प्रति वो ऐसा रहा है कि शायद स्त्री में आत्मा नहीं है, लेकिन उसने प्रदर्शित नहीं किया है। यूरोप ने तो उसे प्रदर्शित कर दिया, उसे साफ कह दिया है, उन्होंने व्यवहार ऐसा किया है। कोर्ट में स्त्री गवाही नहीं दे सकती थी। इसके लिए आंदोलन हुआ, यूरोप में आंदोलन हुआ और 1950 में ये बात मानी गई कि हाँ, स्त्री गवाही दे सकती है, लेकिन 3 स्त्रियों की गवाही एक पुरुष के बराबर मानी जाएगी। सीमेन नाम की एक स्त्री थी जिसने उसने आंदोलन की, और जब वो मरने लगी तो उससे पूछा गया कि आपकी उपलब्धि क्या है, तो उसने कहा कम से कम यूरोप ने ये तो स्वीकार कर लिया कि स्त्री में आत्मा होती है। चलो, 3 स्त्रियों की आत्मा एक पुरुष के बराबर होती है, यही मेरी उपलब्धि है, मैं इतना ही कर पाई, मैं इतने से ही संतुष्ट हूं। जीवन कुछ और रहता तो मैं एक स्त्री को एक पुरुष के बराबर खड़ी कर सकती थी, और जीवन कुछ और रहता तो मैं एक स्त्री को पुरुष से आगे खड़ी कर सकती थी। लेकिन जीवन समाप्त हो रहा है तो मुझे ऐसे ही संतुष्ट होकर मरना पड़ेगा। और हम फिर भारतवर्ष में आ जाते हैं। सबसे ज्यादा भ्रूण हत्याएं भारतवर्ष में की जाती हैं, जो जहां बच्चे लड़के होने की संभावना है। और भारतवर्ष के कुछ प्रदेश, कुछ इलाके, कुछ जातियां, कुछ संप्रदाय कुछ ऐसे भी हैं जो बच्चे को होने के बाद मार देते। कभी मैं सोचता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत विश्लेषण के बाद, बहुत सोचने के बाद भी हृदय ये स्वीकार नहीं करता कि कोई बच्चे को मार सकता है। भगवान तो, बच्चा तो ईश्वर का रूप, उसकी भोली सूरत, उसकी दैवीय आंखें, उसकी प्राकृतिक हरकतें देखने के बाद कोई उसकी हत्या कर सकता है? मेरी तो कल्पना से परे है। लेकिन जब मैंने इतिहास खंगाला तो उसमें महसूस किया कि राजस्थान में रेत की बोरी बच्ची के ऊपर रख दी जाती थी, वो सांस से सांस घुट के मर जाती थी। और बहुत सारे ऐसी तरकीबें ढूंढी गई कि अगर बच्ची ने प्रवेश किया इस संसार में तो उसे विभिन्न विधियों से कैसे मारा जाए। सारी विधियों पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि शायद वो किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए कृत्य
का घृणित रूप होगा, और वो घृणित रूप प्रकट करना उचित नहीं। पर ये सच है, इतिहास ये बताता है कि बच्चियां पैदा होने के बाद मार दी जाती थी। और आप ये जानना चाहेंगे कि कौन मारता था? पुरुष मारता था? नहीं, उसे मारने में भी स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उस बच्ची, नवजात बच्ची को मारने वाला भी इन जनरल स्त्रियां ही होती थी। तो जो मैंने कहा कि प्रकृति के विरुद्ध काम किया है, हर आदमी अपना विस्तार चाहता है। स्त्री ने स्त्री को मारा, स्त्री ने स्त्री को अपमानित किया, स्त्री ने स्त्री का बहिष्कार किया। पर ये मानसिकता कहां से आई? ये विचारणीय प्रश्न। ये स्त्री के अंदर ये मानसिकता पैदा किसने की? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। थोड़ी सी चर्चा मैं इस विषय पे भी करना चाहता हूं। मैकाले ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि भारत एक बहुत विचित्र देश। वो यूरोप से आए थे, इंग्लैंड से आए थे। उन्होंने जब भारत में देखा कि यहाँ तो बहुत सारे विद्यालयों में जो धर्म गुरु हैं वो स्त्रियां भी हैं, उन्होंने देखा कि भारत के इतिहास में तो बहुत सारी मनीषी जो है वो स्त्रियां भी हुई हैं। तो उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ लिखा है कि बड़ा विचित्र देश है। वही उस देश से आए थे जहां स्त्री में तो आत्मा ही नहीं होती, और उन्होंने भारत देश में जब प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो आत्मा ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे जो गौरव के पद हैं उन पे भी स्त्री बैठी। तो उन्होंने बड़े आश्चर्य से एक जगह लिखा है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने भारत में आके प्रवेश किया और मैंने देखा कि जिसे हम कहते हैं उसमें आत्मा ही नहीं है, उसमें तो श्रेष्ठ आत्मा है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जितने दार्शनिक हुए हैं उन्होंने स्त्री को दूर रखा है, लेकिन भारतवर्ष में जितने ऋषि हुए हैं उनकी जनरल पत्नियां थी। ये बात अलग है कि एक वक्त ऐसा आया जहां इन धार्मिक गुरुओं ने कहा कि स्त्री नरक का द्वार है, लेकिन वो तमाम ऋषि मुनि भी गृहस्थ थे। लेकिन हमारा विषय ये था कि जो ये मानसिकता है, ये बच्ची के प्रति, स्त्री के प्रति, स्त्री लिंग के प्रति जो घृणा भरी गई, जो उपेक्षा का भाव भरा गया, जो उसे कम आंका गया, वो स्त्री में प्रवेश किसने किया? वो प्रवेश पुरुष ने किया। हजारों वर्ष लगे उससे, इससे भी ज्यादा वर्ष लगे होंगे। इसलिए पूरे विश्व में उसकी मानसिकता में डाल दिया गया, तेरे अंदर आत्मा नहीं है। आज की क्या स्थिति है हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम केवल यहां तक चर्चा करना चाहते थे। हम चाहते थे कि ये भाव किसने उत्पन्न किया? ये पुरुष ने उत्पन्न किया। ये मानने की बात है, इसे स्वीकारा जा सकता है कि किसी भी पुरुष के अंदर शारीरिक बल ज्यादा हो सकता है, लेकिन मानसिक बल सदैव स्त्री के पास ज्यादा रहा है। पुरुष ने उसके मानसिक बल को तोड़ने का ये प्रयास किया है। ये प्रयास किया है कि उसे आत्मा से विहीन बता दिया जाए।
मैं आधुनिकता की आज की अगर बात करूं, आधुनिकता की आज की बात करूं तो बहुत सारी महिलाएं प्रेम पत्र लिखती हैं अपने पति को। उनकी माँ या जो भी बुजुर्ग घर में है उसे लिखना सिखाती। वो लिखती ऐसी हैं कि प्राणनाथ चरण स्पर्श, और नीचे लिखते हैं आपकी दासी जो भी ना हो। सिखाया गया, उसे बच्ची से ही उसके मन में ये भाव बैठाया गया कि वो प्राणनाथ है, तेरे प्राणों का मालिक है, वो तेरा मालिक है और तू उसकी दासी है। आज भी यूरोप में जो कहते हैं कि हमने बहुत उत्थान किया है, हमने बड़ी उन्नति की है, हमने नारी का बहुत सम्मान किया है, आज भी वो उसे भोग्या के रूप में ही स्वीकार कर रहा है। मैं इस पे विस्तृत चर्चा आपके साथ करूंगा बहुत सारे उदाहरणों के साथ, लेकिन मोटी सी एक बात बता देना चाहता हूं कि आज भी पूरा यूरोप, पूरा पश्चिम स्त्री को भोग्या के रूप में ही स्वीकार कर पाया। आत्मा तो जिंदा हो गई है, ये प्रगति कही जा सकती है, ये प्रगति कही जा सकती है कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि स्त्री में भी आत्मा होती है। ये बड़ी बात, ये बड़ी उपलब्धि है उस समाज के लिए भी और स्त्री के लिए भी। लेकिन उसने उसे भोग्या के रूप में स्वीकार किया है। अभी भारतवर्ष में या पूरब में उसे दासी के रूप में ही स्वीकार किया गया। ये बात अलग है कि पूरब ने पहले मान लिया था कि उसमें आत्मा होती है, और अगर आप दासों के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो यूरोप हो, पश्चिम हो या पूरब हो, एशिया हो या भारत हो या अमेरिका हो या फ्रांस हो या अन्य देश, दासों के प्रति जो व्यवहार रहा है पूरे विश्व का, वो बहुत अमानवीय रहा है। इतना अमानवीय रहा है कि दासों के प्रति जो व्यवहार किया जाता था उसे देख नहीं सकते हैं आप। आज ऐसा लगता है कि मनुष्य ऐसे कैसे कर सकता था, पशुओं की तरह कोड़ों से पीटता था उसकी कैपेसिटी जब तक कंप्लीटली क्षीण ना हो जाए तब तक उसे काम करना पड़ता था। बहुत सारे लोग बेहोश होकर गिर पड़ते थे, तब उन्हें काम से छुट्टी मिलती थी। स्त्री दासियों को आपने पढ़ा होगा भारतवर्ष में भी कि फला राजन ने अपनी लड़की की शादी की और उसे 20 दासियां भी दी। इतनी गायें दी, इतने घोड़े दिए, इतने हाथी दिए और इतनी दासियां भी दी। आप समझ सकते हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। पशु पक्षियों की श्रेणी में महिला को रखा गया, नारी को रखा। ये भारतवर्ष की स्थिति में बता रहा हूं। आप अपने इतिहास को पढ़ेंगे अपने अगर, तो उसमें ये सब कथन आपको दिखाई देते। कि छोटी सी बात मैंने बहुत सारे कुछ उदाहरण देते हुए, कुछ उदाहरण देते हुए आज ये बात बताने का प्रयास किया है कि विश्व में नारी की क्या स्थिति थी और आज नारी की स्थिति एट प्रेजेंट क्या है। कल हम इस बात पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि नारी की स्थिति क्यों हुई, क्या कारण थे ऐसे कि नारी की ऐसी स्थिति बनाई गई। नारी की स्थिति बनाई गई और नारी के मन में ही नारी के प्रति इतनी घृणा भर दी गई, इतनी उपेक्षा भर दी गई कि नारी के विनाश का कारण ही नारी को बनाया गया।
नारी को ही इस बात के लिए तैयार किया गया कि वो नारी के खिलाफ खड़ी हो जाए, उन नारी का शोषण करे, उन नारी के शोषण के लिए नारी को तैयार करे। ये हजारों वर्ष की जो प्रक्रिया है, जो पुरुष की साजिश है, वो उसके मस्तिष्क में घुसाई गई। इस पे हम कल विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और अपनी चर्चा कंटिन्यू रखेंगे तब तक हम ये सिद्ध ना कर दें कि अगर किसी भी समाज का, किसी भी देश का वास्तव में उत्थान चाहता है पुरुष, तो उसे नारी को स्वीकार करना पड़ेगा। नारी के स्वरूप, किसी विभिन्न स्वरूप में नहीं, उसे नारी के स्वरूप में स्वीकार करना पड़ेगा और सम्मानित ढंग से स्वीकार करना पड़ेगा। आज हम आपके साथ इतनी ही चर्चा करेंगे। इस संबंध में अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, तो वो हमसे क्वेश्चन कर सकता है, पूछ सकता है। मैं निश्चित रूप से उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। जो भी तथ्य मेरे पास है, जो भी अध्ययन मेरे पास है, जो भी मेरी सोच है, उसके आधार पर उन सब का आंसर करने का मैं जरूर प्रयास करूंगा। आप सभी लोग इस सेशन से संबंधित अगर किसी के मन में प्रश्न है तो उसे मैं हृदय से आमंत्रित करता हूं। आप सब लोगों ने जो भी मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरी इस बात को ध्यान से सुना। हो सकता है मेरी बात सही हो, गलत हो, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मैं भावनात्मक रूप से ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मानवता की उन्नति हो, देश की उन्नति हो, किसी संप्रदाय की उन्नति हो, एक ऐसे समाज की कल्पना हम कर सकें जिसमें स्नेह हो, समता हो, प्यार हो, स्नेह हो, तो नारी के अस्तित्व को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये बात आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ, हृदय से कृतज्ञ हूँ और आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सर, हेलो सर। हेलो सर गुड बोलिए। मॉर्निंग, मैं प्रफुल्ला बात कर रही हूँ। हाँ प्रफुल्ला जी, आज बहुत दिनों में मुलाकात हुई आपकी मैं हमारे। आपसे मैं आज जी हाँ सर, जी हाँ सर। तो मैं क्लास लेती थी सोशल डिस्टेंस से, इसलिए मुझे लेने को नहीं, मैं आज किसी कारणवश जो है वो 10-15 दिन के बाद आज सेशन में आया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर मैं कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण मैं सेशन में नहीं आना चाहता था या नहीं आ पाया। तो आप प्रफुल्ला जी बोलिए, सर कुछ आप बता पूछना सर चाहते बीच थे। में। हाँ सर, हाँ सर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। परंतु मैंने पूरा सेशन सुन लिया, ओके। तो मैंने ये लोगों को बस कुछ जागरूक करने के लिए, जहाँ मैं पढ़ा रही सिखाती हूँ, तो मैं क्या किया, सरस्वती पूजा रहता और उसी दिन हर समाज के लोग आते हैं इधर स्कूल में, तो 2 दिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो वो मतलब पेरेंट्स ही बनाते हैं। तो उसी दिन मैंने क्या किया, ऐसे सोचा, तो बस खाली यही मैं जागरूक करूंगी लोगों को। तो मैंने फैंसी ड्रेस कंपटीशन रख दिया और स्कूल स्कूल के जितने बच्चे, हर एक बच्चों को उसी जितना, कम से कम 50 बच्चे थे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक। इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया। ओके ओके।
बच्चों को पहले क्या किया, उस नारी का बारे में उनको टीच किया और सेव द गर्ल चाइल्ड। सो यही टॉपिक के मुताबिक मैंने हर को कुछ राइटर लिखकर या कुछ ड्रामा उनको सिखाया, उन लोगों ने स्टेज में तो और मैम आपकी इंटरनेट की वजह से मेरे तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, बहुत कट कट के आ रही है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो आई एम सॉरी कि मैं कुछ भी, जब क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा तो कैसे आंसर करूं। और भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो मैं हृदय से आमंत्रित करना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न है तो निश्चित रूप से मेरे से पूछ सकता है और कोशिश करूँगा मैं आंसर करने की। प्रणाम सर। खुश रहो। सर मैं विवेक बात कर रहा हूँ यूपी से। विवेक बोल। क्योंकि सर ये आपका मैं सेशन सुन रहा था और काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिली। सर एक छोटा सा ये मेरे एक मन में एक प्रश्न है कि यदि हम भ्रूण हत्या की बात करते हैं तो क्या कहीं ना कहीं ये भ्रूण हत्या हमारा दहेज प्रथा के कारण ही इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है सर, क्या ऐसा सच है? और सर दूसरा मेरा छोटा सा एक जानकारी और चाहिए थी कि जो आपने जैसे सर आपने बताया कि 23 अणु और 24 अणु मिलकर के जैसा कि एक बच्चे का निर्माण होता है, चाहे वो बच्ची का हो या किसी बच्चे का होता है, तो क्या ये एक पुरुष तय कर सकता है? ऐसा कुछ है सर कि हम तय कर सकें कि हम 24 अणु दे रहे हैं या 23 अणु दे रहे हैं, तो ये हम कुछ कंफर्म कर सकते हैं सर? ऐसा क्या है, कुछ हो सकता है? सर ये दो मेरे प्रश्न से थे। मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब पहले दूंगा। ये पुरुष के हाथ में नहीं है कि वो स्खलन के समय 23 अणु स्खलन करे या 24 अणु करे, लेकिन उसके शुक्राणु में 23 अणु के और 24 अणु दोनों के शुक्राणु होते हैं। और वो जो स्त्री का डिंब है, जो अंडाशय है, उससे जाके जब क्रिया करता है तो वो उसकी ताकत पर निर्भर करता है कि उसका 23 अणु तेज दौड़ के जाके अंडे में घुसता है या जो है 24 अणु वाला शुक्राणु घुसता है। इसलिए पुरुष ये तय नहीं कर सकता है कि वो स्खलन के समय 23 अणु वाला शुक्राणु स्खलन करे या 24 अणु करे। लेकिन अगर कोई भी जिम्मेदारी है तो वो पुरुष की, स्त्री की नहीं है, क्योंकि स्त्री तो 24 प्रकाश वाले दिए लेके उस शुक्राणु के स्वागत में खड़ी है। कोई भी माँ बनने के लिए आतुर कोई भी स्त्री वो अपने थाल को सजाए खड़ी है 24 अणु लिए हुए। वो 23 और 24 उसके पास नहीं है, उसके पास तो एक ही है। और विवेक, जब 23 और 24 अणु मिलते हैं तो बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है। और अगर 24 और 24 अणु मिलते हैं तो लड़की पैदा होती है। मैं अगले सेशन में इस पे विस्तृत चर्चा करूंगा कि पुरुष क्यों पूरे जीवन असंतुष्ट रहता है। वो इसलिए रहता है कि वो क्या कहेंगे उसे, सामान्य स्थिति में नहीं है, कहीं बैलेंस स्थिति में नहीं है। स्त्री बैलेंस में है, 24 और 24 अणु से मिलके एक बैलेंस स्त्री का व्यक्तित्व है उसका, इसलिए वो ज्यादा पूरे जीवन असंतुष्ट नहीं रहती है, वो संतुष्ट रहती है। लेकिन पुरुष उस एक अणु को ढूंढने के लिए पूरे जीवन असंतुष्ट रहता है। इसलिए आपका जो क्वेश्चन था कि क्या वो पुरुष के हाथ में, ऐसा नहीं है। पुरुष को नहीं पता होता है कि उसके जो शुक्राणु है उसमें दोनों तरह के शुक्राणु होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो भ्रूण हत्या है क्या वो दहेज के लिए की जाती है? नहीं विवेक, ये एक कारण हो सकता है
केवल एक कारण, अगर 1000 कारण हैं तो उनमें से एक कारण हो सकता है कि दहेज की बात हो सकती है। कल हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। हम जब एजुकेशन की बात करेंगे, आज हमने केवल भ्रूण की बात की है, कल हम एजुकेशन पे बात करेंगे कि जब बच्ची अब पैदा हो गई और वो बच गई किन्हीं हाथों से, हत्यारे हाथों से बच गई, अब वो संसार में है, और उसके जीवन पे किस किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं, उसके किस तरह से उपेक्षा की जाती है, किस तरह से उसे ट्रीट किया जाता है, किस तरह से उसे कमजोर बना दिया गया, इस सब पे हम विस्तृत चर्चा कल करेंगे। दहेज हजारों में से कारण अगर हैं तो उनमें से एक कारण दहेज का हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण दहेज का नहीं है, क्योंकि पूरे यूरोप में दहेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां भी स्त्री के प्रति दृष्टिकोण यही है। हमारे भारतवर्ष में भी बहुत सारे कुछ संप्रदाय ऐसे भी हैं जहां दहेज लिया जाता है, लड़की दी जाती है तो वापस लिया जाता है लड़के से, आप उतना कुछ करेंगे इस परिवार के लिए तो हम लड़के देंगे। वहां भी लड़कियों की हत्याएं की जाती है, क्योंकि आत्मा ही नहीं है। तो बहुत सारे पशु को मार के नहीं खा जाते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, शायद मनुष्य का मांस खा नहीं सकते, इसलिए शायद स्त्री को मार के खाने की बात नहीं बनी होगी। अगर स्त्री का मांस खा सकते थे तो शायद पशु पक्षियों की तरह उसे भी मार के खा जाते, क्योंकि जैसे किसी, आपने देखा है कोई बच्चा चींटी को मार देता है, कभी अफसोस करता है? आपके घर में चूहा छोटा सा घुस जाए, आप उसे मार देते हो। पत्थर का चूहा हो तो उसकी पूजा करते हो, और जिंदा घर में घुसा है तो उसे मार के छोड़ते हो। तो और मारने के बाद कोई अफसोस भी नहीं होता है कि मैंने चूहा मार दिया। ऐसे ही बहुत सारे राजाओं शिकार करते थे, वो पशुओं को मार के लाते थे, तो ढोल ढमाकों के साथ राजा की ख्याति मानी जाती थी। उसने शेर मार दिया, चीता मार दिया, आज हिरन मार दिया, आज ये कर दिया। तो उसके मन में कभी ये भाव आता था उन ढोल ढमाका बजाने वालों के या राजा के मन में कि मैंने एक पशु की हत्या कर दी? नहीं आता था। ऐसे स्त्री के प्रति भी वो भाव रहा है। भारतवर्ष में कुछ परिवर्तन थे। एक समय था जब स्त्री का सम्मान था और स्त्री के आधार पर समाज का निर्माण हुआ, और पुरुष स्त्री प्रधान समाज रहा, परिवार रहा। लेकिन बीच का एक समय आया जिसमें यूरोप का असर था। हालांकि यूरोप वाले कहते हैं कि भारत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पूरब से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी अपनी अलग थ्योरी है और पूरब की अपनी अलग थ्योरी है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव था जिसके कारण ये सब विकृत हुआ। इसलिए दहेज मुख्य कारण नहीं कहा जा सकता, गौण कारण हो सकता है। बहुत सारे कोई जुड़े हुए हैं। थैंक यू। प्रणाम सर, रमेश बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोलिए रमेश। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि यदि हम हिंदू देवी देवताओं की बात करें सर, तो उसमें सबसे प्रथम हम लोग माता को ही पूजते हैं, और हमारी संस्कृति रही है कि हम औरतों को प्रथम स्थान देते हैं। पर सर ये भी है कि जो हमारा महाभारत काव्य है, रामायण काव्य है, तो उसमें स्त्री को ही दर्शाया गया है कि युद्ध का मेन कारण वही है। तो सर क्या वो विकृतियां हो सकती हैं कि जो आने वाले जो समय हमारा परिवर्तन हुआ है, तो ये जो काव्य जो लिखे गए हैं स्त्री के ऊपर ही हैं, जो बेस्ट है स्त्री से ही उसका स्टार्ट हुआ था। तो सर क्या ये चीज ही हमारे स्त्री के लिए है कि उनमें आत्मा नहीं है, यही कारण था कि जो, क्योंकि सर इसमें है क्या कि हम लोग पहले देवी को पूजते हैं, फर्स्ट में उनको ही स्थान देते हैं, और जो काव्य हैं वो बताते हैं कि स्त्री के कारण ही बहुत भीषण युद्ध हुआ। तो क्या ये सब कारण हो सकते हैं सर? क्या रमेश आप ये कहना चाहते हैं घुमा फिरा के कि स्त्री का पतन स्वयं स्त्री ने किया, या स्त्री के कर्मों की वजह से उसका सम्मान नहीं रहा समाज में, ऐसा कुछ? हाँ सर, कुछ इसी तरह का है सर, क्योंकि जो काव्य हैं कहीं ना कहीं स्त्री के ऊपर ही है सर। सर ये क्वेश्चन मेरा यही था सर, जो आप समझ रहे हैं सर। रमेश, मैंने जो आपने आज सेशन में कहा कि पुरुष ने हजारों साल मेहनत की है स्त्री को कमजोर बनाने की, जितने भी काम हैं वो लिखने वाले सब पुरुष हैं। आप मैं अभी एक उदाहरण दे रहा था कि चूहा हो, सांप हो,
मरे हुए माँ बाप हों, वो जब तक तस्वीरों में हैं, जब तक वो पत्थर में है, तो हम उसकी पूजा करते हैं। लेकिन वो घर में चूहा आ जाए तो उसे मार के छोड़ते हैं, सांप आ जाए तो उसे मार के छोड़ते हैं। ऐसे ही माँ बाप जीवित हैं तो उनके प्रति हम भाव वो नहीं रखते जो मरे हुए माँ बाप की तस्वीर पे हम माला चढ़ाते हैं। ये हिंदू धर्म में आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म की एक ऐसी कमी कहूं या क्या कहूं, धर्मांधता कहूं या जो भी कुछ आप समझें, जो मूर्ति पूजा है, जो पत्थर पूजा है, इसने बहुत विकृत किया है हमारे देश को। इसलिए आर्य समाज जैसे, स्वामी दयानंद जैसे लोग और बहुत सारे लोग पैदा हुए देश में जिन्होंने उसके खिलाफ बहुत मुहिम चलाई और कुछ इलाकों पे उसका प्रभाव भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि जिस नारी की तस्वीर को उसे पत्थर की मूर्ति के रूप में हम पूजते रहे, उसे देश ने सबसे ज्यादा अपमानित किया है। और उस संबंध में मैं क्या कहूँ, आज के अगर टीवी के आंकड़े आप देखें कि प्रतिवर्ष भारतवर्ष में, प्रतिदिन भारतवर्ष में कितनी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, उन्हें अपमानित किया जाता है, तो आप आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ये वही देश है जहां देवियों की मूर्ति बना के पूजी जाती है। तो हमारी जो मानसिकता है, पुरुष की जो मानसिकता है, वो विकृत है, वो धोखे वाली है। हम दिखाते कुछ हैं, करते कुछ। और इसने सारे युगों में जो है, हजारों वर्षों में यही किया है कि हमने दिखाया कुछ है और किया कुछ है। इस मामले में कम से कम यूरोप सच्चा है। उसने सीधी बात कही है कि आत्मा नहीं है, दासी के रूप में काम करे, एक मजदूर के रूप में काम करे, वो एक पशु के रूप में काम करे, हम उसे उपभोग के लिए यूज करेंगे, भोग के लिए यूज करेंगे, लेकिन उसे सहपाटनी नहीं मांगेंगे, सहभागनी नहीं मांगेंगे। उन्होंने सीधी सच्ची बात कही है। तो इस बेईमानी में कम से कम उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार तो किया है। भारतवर्ष या पूरब तो ऐसा है कि जो दिखाता कुछ है और करता कुछ है। ये बड़े कष्ट का विषय है। आज अगर पूरे भारतवर्ष की आप स्थिति देखें, पूरे आंकड़े देखें, आजकल जो आंकड़े दिए जा रहे हैं टीवी पे, वो चौंकाने वाले हैं, वो बहुत कष्टदायक है। ये वो देश है जहां देवियों को पूजा जाता है। ये वो देश है जहां देवियों की सबसे ज्यादा भ्रूण हत्याएं होती हैं, जहां देवियों को जिंदा होने पे भी मार दिया जाता है। वो यंग होती हैं तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनके साथ शोषण किया जाता है। और स्त्री की पूरी गांव में जाके देखिए ना, आज हाथरस का केस अगर हम लें तो उन महिलाओं से जब कोई मिलने जाता है तो उनकी स्थिति देखिए, उनके बैठने का ढंग देखिए, उनके चेहरे पे घूंघट देखिए, उनके बात करने का स्तर देखिए, उनकी एजुकेशन देखिए। भारतवर्ष का एक बड़ा हिस्सा 70 से 80% लोग उसी कैटेगरी में। महिलाओं को वैसे ही उसी स्तर में रखा गया है। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि स्त्री के कारण स्त्री का अपमान हुआ है, स्त्री के कारण स्त्री का स्तर गिरा है। नहीं, ये सोची समझी पुरुष की लंबी साजिश थी जिसके तहत स्त्री को कमजोर किया गया। और आप देखिए ना, रानी लक्ष्मीबाई के आप किस्से गाते हैं, उनकी कविताएं, क्यों? क्योंकि वो मर्दानी थी। पुरुष क्या चाहता है? पुरुष चाहता है कि वो मर्द जैसा व्यवहार करे। क्या यही नारी का विकास है? इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कल कि नारी का विकास क्या है और पुरुष उससे क्या चाहता है। इसलिए रमेश, आपको थोड़े से अध्ययन की आवश्यकता है। आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू कीजिए तो आपको स्पष्ट सोच हो जाएगी कि नारी के कारण नारी का पतन नहीं हुआ है। नारी को तो टूल बनाया गया है, एक औजार बनाया गया है। पुरुष ने नारी के शोषण के लिए उसकी मानसिकता बदल दी गई, उसके दिमाग में ये घुसा दिया गया कि नारी में आत्मा ही नहीं है, उसे जैसे चाहो वैसे, और नारी से यूज कराया गया। मैंने बताया ना कि राजस्थान में बोरा रखने वाली बच्ची पे, जो नवजात शिशु बच्ची थी, उसे मारने के लिए जो उस पर रेत का बोरा रखा जाता था, वो दाई होते थे, वो नारी होते थे।
ये इस संबंध में मेरा आंसर है। किसी का और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हेलो सर, मुझे कनेक्टिविटी नहीं मिल रही, बीच में जा रही है। तो सर मेरे ऊपर भी यही आया था जब मेरी शादी हो। प्रफुल्ला जी, आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो मुझे बड़ा खेद है। मैं अवश्य आपकी बात सुनना चाहता था और आपकी बात का आंसर भी करना चाहता था, लेकिन आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच रही है। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में हमारा समय समाप्त हो गया है और दूसरा सेशन होना है, इसलिए आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना और आत्मसात किया, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। उसके लिए मैं हृदय से आप सब लोगों का कृतज्ञ हूँ और हृदय से आभार करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार।